Good morning students, myself Dr. हर्षिता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे गोल डिफ़िकल्टी या लक्ष्य कठिनाई की। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि आत्म नियमन और आत्म संयम के दौरान किस तरीके से कौन से लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, गोल कॉन्फ्लिक्ट या लक्ष्य संघर्ष क्या होता है और उसे किस तरीके से दूर किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्य कठिनाई की, यानी कि गोल डिफ़िकल्टी कितनी होगी जो व्यक्ति के परफॉर्मेंस पे असर डालेगी। तो ये चीज़ के लिए कई लोगों ने इस पे कई सारे कार्य किए हैं, रिसर्च किए हैं, जिसमें लॉक और लेंथम का जो 2000 में उनके जो रिसर्च वर्क हैं वो बहुत ही फेमस रहे हैं। और इसमें इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जो हम बात कर रहे थे, जब भी व्यक्ति कोई एक लक्ष्य बनाता है तो उसमें न केवल वो मूर्त लक्ष्य बल्कि उसके साथ जुड़े हुए कई अमूर्त लक्ष्य भी होते हैं। यहाँ मूर्त लक्ष्य का मतलब है जो पर्टिकुलर चीज़ व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है उसके साथ जुड़े हुए दूसरे लक्ष्य। जैसा कल हमने पिछले लेसन में बात की थी कि यदि एक व्यक्ति बीइंग अ फादर अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसकी पढ़ाई में हेल्प करता है, तो मूर्त लक्ष्य हो गया कि वो उसे उसकी स्टडीज़ में हेल्प कर रहा है। लेकिन अमूर्त लक्ष्य में क्या आएगा कि वो एक अच्छा अभिभावक बनने की भी कोशिश कर रहा है, जो हेल्पिंग नेचर का है, जो बच्चे की हेल्प करना चाहता है, उसे सपोर्ट करना चाहता है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि स्थूल और अमूर्त लक्ष्य जो हैं उन पे उन्होंने अध्ययन करने की कोशिश की और उन्होंने देखा कि कार्य करने के लिए लक्ष्य की कठिनता और कर्मचारियों के निष्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसके उन्होंने अध्ययन किए। और उसमें उन्होंने पाया कि जो ये अमूर्त लक्ष्य हैं, अपना कार्य अच्छा करो तुम सफल होगे, अपना कार्य को हमेशा बढ़ाते रहो, अपना आपका अच्छा परफॉर्मेंस दो, बेस्ट परफॉर्मेंस दो, ये जो एक तरीके के अमूर्त लक्ष्य हैं उनसे उन्होंने देखा कि व्यक्ति के निष्पादन पर कोई बड़ा भारी प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनीज़ या फैक्ट्रीज़ की हम बात करें तो वहाँ पे ये जो अमूर्त लक्ष्य हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपको अच्छा करना चाहिए, इस तरीके के ये अमूर्त स्टेटमेंट होते हैं या जिन्हें हम कहेंगे कि अमूर्त लक्ष्य हैं, उससे व्यक्ति के निष्पादन पे बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु यदि उन्हें मूर्त लक्ष्य यानी कि कोई कॉन्क्रीट चीज़ उन्हें एज अ रीइंफोर्समेंट मिले, एज अ प्राइज़ मिले उनके काम के लिए, तो वो ज़्यादा उनके निष्पादन में अर्थपूर्ण प्रभाव देती है। यानी कि अगर आप बच्चे को सिर्फ क्लास में अगर स्टडीज़ की हम बात करें तो बच्चे को हर बार ये कह देना कि नहीं तुम अच्छा कर रहे हो, तुम बढ़िया कर रहे हो, ये शायद कुछ टाइम के बाद उसे मोटिवेट ना करे। परंतु जब भी वो अच्छा करे उस पे उसे कोई कॉन्क्रीट कोई अच्छा रीइंफोर्समेंट मिले तो उसे लगेगा कि ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे करना है। चाहे टीचर क्लास में यही कर दे कि जब भी मैं क्लास टेस्ट लूँगी जो फर्स्ट 3 बच्चे हैं उन्हें मैं कुछ प्राइज़ दूँगी या उन्हें मैं चॉकलेट दूँगी, चाहे एक डेयरी मिल्क या कोई 5 स्टार ही चॉकलेट दे, लेकिन बच्चा उस कॉन्क्रीट जो लक्ष्य है प्राप्त करने की कोशिश में अच्छा निष्पादन करेगा, रेदर देन सिर्फ अमूर्त लक्ष्य बोल देना तुमने बहुत अच्छा किया, तुम आगे चल के सफल होगे, तुमने बहुत बढ़िया किया। ये चीज़ें कुछ समय के बाद अधिक प्रभावी नहीं होती निष्पादन पर। ये चीज़ उन्होंने अपने रिसर्च में पाई। तो अब हम बात कर रहे हैं कि आत्मसंयम की असफलता के क्या कारण होते हैं। ये तो हमने लक्ष्य या गोल डिफ़िकल्टी की बात कर ली कि गोल कितना, और ये भी देखा गया है कि गोल डिफ़िकल्टी जितनी आसान होगी, यानी कि गोल जितना आसानी से अचीव करने वाला होगा, वहाँ परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर नहीं देता इंसान। जबकि जो चुनौतीपूर्ण कार्य हैं जिनमें कोई कठिन कार्य, बहुत अधिक कठिन भी नहीं, ये आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो मॉडरेट लेवल या ऑप्टिमम लेवल की डिफ़िकल्टी पर ही काम करती है। यदि आपने लक्ष्य इतना अधिक कठिन कर दिया कि व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, तब भी उसका निष्पादन कमज़ोर होगा। और यदि बहुत आसान लक्ष्य रख लिया जिसे कोई भी प्राप्त कर सकता है, तब भी उसका निष्पादन बहुत कमज़ोर होगा। तो एक मॉडरेट लेवल की डिफ़िकल्टी या एक चुनौतीपूर्ण कार्य जो हैं वो एक ऑप्टिमम लेवल की जो चुनौती है या कठिनता है वो लक्ष्य में होनी चाहिए, तभी व्यक्ति का मैक्सिमम परफॉर्मेंस बेटर निकल कर आता है। तो इस चीज़ पे इन्होंने वर्कआउट किया था। अब हम बात कर रहे हैं कॉजेज़ ऑफ फेलियर फॉर सेल्फ कंट्रोल।
हम जो अभी तक बात करते आए हैं सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन की, तो किन कारणों से सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन असफल हो जाता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसमें हमने कई चीज़ों की बात की। जैसे लक्ष्य या योजना का अभाव, स्पष्ट जो योजना है, यदि आप लक्ष्य के प्रति कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो डेफिनेटली आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपकी प्रतिबद्धता या आत्मविश्वास में यदि कमी है कि आप ये काम करना है, सेल्फ कंट्रोल करना है, तो यदि ये आत्मविश्वास नहीं है व्यक्ति में, अपने कार्य के प्रति कमिटमेंट या प्रतिबद्धता नहीं है, तो भी कमी आएगी। इसके साथ परिहार लक्ष्यों के प्रति उन्मुखीकरण, जो हमने पढ़ा कि कई व्यक्ति अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, अवॉइडेंस गोल्स को अपनाते हैं, न कि अप्रोचेबल गोल्स को, वो भी उनके सेल्फ कंट्रोल में बाधा बनती है। और इसके साथ ही लक्ष्य संघर्ष, यदि गोल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे तो भी वो आत्म संयम के संसाधनों को कम कर देंगे। तो ये तो हम जनरल सारी बात कर चुके हैं। इनके अलावा आत्म नियमन को असफल बनाने में एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है एक्सक्यूज़ेस या बहाना बनाना। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, व्यक्ति कोई भी अपनी योजना बनाता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो कई बार जब व्यक्ति उस कार्य या उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, अपनी योजनाओं को वो क्रियान्वित नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है कि वो दूसरों की नज़रों में और अपने आप की नज़र में अपने को अधिक मूल्यांकित करने के लिए क्या कहता है कि इसमें उसका कोई दोष ही नहीं है, और वो दोष किसी दूसरी चीज़ों पे डाल देता है। वो कह सकता है कि ये कार्य ही कठिन था, इस कार्य को तो आज तक कोई नहीं कर पाया, इस कार्य में तो असफलता ही मिलनी थी क्योंकि सिचुएशन सही नहीं थी। इस तरह वो कई एक्सक्यूज़ेस बना देता है। तो देखा गया है आलस्य, अनुशासन की कमी, काम टालना, विश्वास न करना, ये सारे कारण असफलता के हो सकते हैं। परंतु व्यक्ति इनके बजाय बहाने कैसे बनाता है कि मेरे पास दूसरे बहुत काम थे, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं टाइम पे ध्यान नहीं दे पाया, मैं दूसरे कार्यों में व्यस्त हो गया, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक्सक्यूज़ेस कहलाती हैं, जब व्यक्ति असफलता का जो जिम्मेदारी है वो खुद नहीं ले पाता है और वास्तविक कारणों को सामने न रख के वो ये नहीं कहता है कि मैंने काम टाला या मेरे अंदर ही आलस्य आ गया या मेरे अंदर विश्वास न करने की प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से ये काम नहीं हो पाया, बल्कि वह दूसरी चीज़ों, दूसरे वस्तुओं, दूसरी घटनाओं, आसपास की परिस्थितियों इत्यादि पर अपने असफलता का दोषारोपण करने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा बनकर उत्पन्न होती है कि व्यक्ति एक्सक्यूज़ेस बनाता है जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाता। तो यहाँ आत्मसंयम की असफलता का एक कारण जो बड़ा है वो एक्सक्यूज़ बनाना भी है। हालांकि ये देखा गया है कि बहाने बनाने का कुछ एडवांटेज भी होता है, कुछ फ़ायदा भी होता है। और ये फ़ायदा किस तरीके से होता है कि व्यक्ति इससे, ये एक तरीके की जो हम फ्रॉइड में के पढ़ते थे कि एक तरीके का आपका सेल्फ को बचाने के लिए या आपका आत्मरक्षा तंत्र जो है, खुद के सेल्फ को, खुद के ईगो को बचाने के लिए जो ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसकी तरह कार्य करता है, जो फ्रॉइड ने दिए थे कि ईगो डिफेंस, अपने ईगो को बचाने के लिए व्यक्ति कई कार्य करता है। तो ये बहाना बनाना भी एक तरीके से ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म के अंतर्गत आता है। इससे व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता है, अर्थात वो दूसरी चीज़ों पे दोषारोपण करके एक बार के लिए अपने आप को आत्मसम्मान को बचाए रखेगा कि मेरी वजह से नहीं, ये परिस्थितियों की वजह से हुआ या ये किसी अन्य बाहरी कारक की वजह से हुआ। और इसके अलावा वो रिश्तों में आत्मीयता बनाए रखता है। उसके जो नकारात्मक परिणामों की जिम्मेदारी जब वो स्वयं नहीं लेता, तो उसके वजह से जो दुष्परिणाम है, यानी कि यदि व्यक्ति स्वयं ही कह देगा कि मेरे कारण मैं मेरे लक्ष्यों में सफल नहीं हो पाया, मेरे में कमी रही, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास ख़त्म होता चला जाएगा और उसमें एक अपराधी या गिल्ट फीलिंग आ जाएगी। वो उस गिल्ट फीलिंग से और आत्मविश्वास की कमी से अपने आप को बचाता है। तो बहाने बनाने का एक फ़ायदा ये है कि व्यक्ति स्वयं को अपने ईगो को बचा सकता है। इसे हम ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह लेंगे। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या है कि आत्मनियमन
योग्यता, आत्मविश्वास और प्रभावशीलता में व्यक्ति के कमी आने लगती है और धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है ये सब बहाना बनाने की, और वो हर कार्य के लिए जिसमें भी वो असफल होता है उसका दोषारोपण दूसरों पर कर कर, परिस्थितियों पर कर कर वो बच जाता है। और धीरे धीरे देखा गया है कि ऐसी जो परिस्थिति है वो व्यक्ति को सुधरने में हेल्प नहीं करती। यदि आप किसी चीज़ को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो आप उसमें सुधार कैसे करेंगे? यदि व्यक्ति ये मानेगा ही नहीं कि उसके लक्ष्य या जो भी वो तय करता है, जो प्लानिंग करता है, उसको एग्जीक्यूट करने में कमी कहीं न कहीं उसी में है, तो वो आगे के लिए भी सफल नहीं हो सकता। वो निरंतर बहाने ही बनाएगा और आगे के कार्यों में भी असफल ही होगा। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है कि यदि वह अपने असफलता के लिए ज़िम्मेदारी स्वयं नहीं लेगा, तो वह अपने आप को सुधार नहीं पाएगा और न ही वो लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित हो पाएगा या उसमें कर्तव्य भाव आ पाएगा, या वो उस कार्य को करने के लिए उत्साहित हो पाएगा। वो पहले से ही मान के चल लेगा कि ये काम तो मुझसे होगा नहीं, क्योंकि अभी तो मैं इस कार्य में बिज़ी हूँ, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मेरे घर में ये दिक्कत है, अभी ये सब प्रॉब्लम है। तो कई सारे एक्सक्यूज़ेज़ वो पहले से ही बैक ऑफ द माइंड लेके चलेगा और अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाएगा। तो बहाने बनाने का ये एक दुष्परिणाम है, जबकि फ़ायदा मैंने आपको बताया कि ये एक तरीके का ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म है। इससे व्यक्ति अपने ईगो की इंटीग्रिटी और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रख सकता है। लेकिन आत्मसंयम के बारे में बहाने बनाना एक बहुत ही बड़ी असफलता का कारण है। इससे व्यक्ति में आत्मसंयम की कमी आती है। तो ये हमारा एक तरीके से ये जो चैप्टर है आत्मसंयम वाला, आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लगभग सारे टॉपिक इसके कवर कर चुके हैं। उसके अलावा भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।